हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई रोडो के प्रॉब्लम 3.64 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ पॉइंट चार्ज Q is located at a distance small r from the center O of an uncharged conducting spherical layer whose inside and outside radii are equal to r1 and r2 respectively. The potential at the point O if r is less than r1 is, यानी आपको सेंटर पॉइंट O पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जबकि स्मॉल r की वैल्यू r1 से स्मॉल गिवन है। सो कैसे ये प्रॉब्लम करेंगे एक बार आप ध्यान से देखें। पहले मैं आपको एक बार वो डायग्राम शो कर दूं जो इस क्वेश्चन से एफिलिएटेड होना चाहिए। एक बार समझें, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर में क्रिएट कर रहा हूं, उसकी लेयर क्रिएट कर रहा हूं, और ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि इस स्फेरिकल लेयर कि इनसाइड और आउटसाइड रेडियस डिफरेंट है। ये गिवन है कि इस स्फीयर की जो इनसाइड और आउटसाइड रेडियस है वो r1 और r2 है, यानी ये स्मॉल रेडियस r1 है और ये रेडियस जो आउटर रीजन की है वो r2 है। आपको एक पॉइंट O पर पोटेंशियल बताना है जो कि इस स्फीयर का सेंटर है, और एक चार्ज पार्टिकल Q को लोकेट किया गया है O से R डिस्टेंस पर क्लियरली, और वो r1 से छोटा है। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल आपने प्रेजेंट किया है वो इस स्फीयर के अंदर इस पोजीशन पर प्लेस किया है, इसे स्मॉल r दिया गया है। इस तरह से चार्ज पार्टिकल को इस स्फीयर के इनसाइड रीजन पे प्लेस किया गया है, और ये जो स्फेरिकल लेयर आप देख पा रहे हैं ये एक थिक लेयर है। इस रीजन को आप कंडक्टर के बल्क का रीजन मान सकते हैं। इसकी इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है। सेंटर पॉइंट O पर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस से इस कंडक्टर में जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका नेचर क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ध्यान दें, इस Q चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस से इस स्फीयर के इनर सरफेस पर -Q चार्ज डेवलप होगा, यह हम जानते हैं। लेकिन चूंकि इस Q चार्ज पार्टिकल की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है इस इनर सरफेस के रिलेटिव, तो ये चार्ज इस सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप ये समझ सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस से इस पोजीशन के चारों तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो उन लाइंस की डेंसिटी इस रीजन पर ज्यादा होगी। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करूं जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री होगी, आप समझते हैं, तो वो लाइंस इस रीजन पर ज्यादा डेंसिटी की होंगी, जबकि डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इस रीजन पर लाइन डेंसिटी कम होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर अपने बल्क में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने नहीं देता है, तो बल्क को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का एक सिंपल तरीका यही है कि जितनी लाइन ये चार्ज पार्टिकल जिस जिस रीजन पर डेवलप कर रहा है उन लाइनों को टर्मिनेट कराने के लिए सरफेस पर उतनी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट करा दिया जाए। आप इस बात को ऐसे समझें कि अगर ये चार्ज पार्टिकल 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सराउंडिंग में डेवलप करता है, तो इस चार्ज पार्टिकल से 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से ज्यादा लाइन का अमाउंट इस हाफ रीजन पर डेवलप होगा जो नियरर है, और इस फार्दर हाफ रीजन पर कम इलेक्ट्रिक लाइन पहुंचेंगे। अब ये समझें कि अगर Q चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ने 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप की हैं, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करने के लिए हमें इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज नेगेटिव फॉर्मेट में चाहिए होगा। और क्लियरली चूंकि इस चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली लाइंस इस सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें उस नेगेटिव चार्ज को उसी प्रोपोर्शन में अनइवनली इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी आप ऐसे समझे कि इस Q चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर 10,000 है तो हर लाइन को
हम चार्ज का क्रेडिट देते हैं Q/10,000। इसको ऐसे समझ ले, मैं एक प्रोपोर्शनलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब Q/10,000 चार्ज के प्रोपोर्शनली एक लाइन को अगर आप माने तो इस रीजन पर जितनी लाइनें पहुंची हैं आप उतने बार Q/10,000 हिस्सा इस रीजन को दें, और इस रीजन पर जितनी लाइन पहुंची है उतनी बार Q/10,000 उस रीजन को दें। तो इस तरह से आपका नेगेटिव चार्ज अनइवनली इस कंप्लीट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हर लाइन जो इस Q से स्टार्ट करेगी वो इस सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएगी, और ये बल्क का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बना रहेगा। ये बात आप समझें कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर का बल्क इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होता है। कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। ये मैं स्टैटिक केस की बात कर रहा हूं, इसमें चेंजेस आएंगे जब हम करंट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक केस की बात करें, जैसा कि केस ये है, तो ऐसे सभी केसेस में जो बल्क रीजन होता है कंडक्टर का वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री होना चाहिए। सो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाने के लिए इस चार्ज -Q को, जो कि इसके इक्विवेलेंट है, इस सरफेस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होना होगा। अब ध्यान दें कि अगर -Q चार्ज इस सरफेस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो चूंकि ये कंडक्टर अनचार्ज्ड था इनिशियली और इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल बॉडी ने टच नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है तो उसमें चार्ज का डेवलपमेंट किसी चार्ज्ड बॉडी से टच करा के ही किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी कंडक्टर में चार्ज डेवलप करने के लिए किसी एक्सटर्नल चार्ज को उससे टच कराना होगा। ये चार्ज इस रीजन में प्रेजेंट है, ये इंडक्शन कर सकता है, लेकिन ये चार्ज को डेवलप नहीं कर सकता। सो क्लियरली अगर -Q अमाउंट का चार्ज इनर सरफेस पे डेवलप हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि नेट चार्ज -Q इनर सरफेस पे डेवलप होने के कारण इसकी एक्सटर्नल सरफेस पे उतना ही प्लस चार्ज डेवलप होगा। एक बात यहां पर मैं और बता देना चाहूंगा कि आउटर सरफेस पर जो प्लस चार्ज डेवलप होगा वो प्लस चार्ज आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यह बात आप समझें कि किसी कंडक्टर के इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है उस नेचर से इंडिपेंडेंट होता है आउटर रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस कंडक्टर के बल्क के बीच में आ जाने के बाद जब आप आउटर रीजन पे पहुंचेंगे तो उस रीजन पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक ही होगी। सो ये Q चार्ज इस आउटर रीजन पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि ये -Q चार्ज इनर रीजन पे अनइवनली। हालांकि ये पोटेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम है तो अनइवनली या इवनली मैटर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कंसेप्ट पॉइंट से हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस फर्दर हमारे क्लिप्स में आप देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। सो क्वालिटेटिवली किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि कई बार एग्जाम जो क्वेश्चन पुटअप करता है उसमें क्वांटिटेटिवली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाती है, लेकिन क्वालिटेटिवली अनइवन और इवन डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान दें, अब हमारा टारगेट यह है कि O पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब हमें O पॉइंट पर सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। चूंकि हम एक फाइनाइट सिस्टम पर परफॉर्म कर रहे हैं तो इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल कंसीडर करके बातें डिस्कस की जा सकती हैं। सो इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए इस Q चार्ज के कारण O पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। ठीक इसी प्रकार इस -Q चार्ज जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं इस -Q चार्ज में से एक एलिमेंट कंसीडर करूं तो आप समझ सकते हैं कि उस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे K × dQ1 बाय रेडियस से दिया जा सकता है। मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, हम उसे लिख सकते हैं V ड्यू टू इनर सरफेस चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 dQ1 अपॉन रेडियस R1। और चूंकि इस जैसे कई चार्ज इस सरफेस पे प्रेजेंट है
और सबका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से r1 ही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सिग्मा समेशन यूज करके इसका नेट रिजल्ट निकाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो आउटर सरफेस के किसी एलिमेंट्री चार्ज के कारण, वैसे एक बात यहां पर ध्यान दें कि आउटर सरफेस पे इस तरह एलिमेंट्री कंसेप्ट को अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि आउटर सरफेस पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस पॉइंट O पर पोटेंशियल लिखना जानते हैं, तो आउटर सरफेस के Q चार्ज के कारण मैं डायरेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखें, यह हो जाना चाहिए +Q अपॉन R2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये जानते हैं कि किसी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके कारण इनर किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल डेवलप होता है जितना सरफेस पे होता है। और इस कंडक्टर जिसका रेडियस R2 है के सरफेस पर पोटेंशियल इतना होना चाहिए। सो यही पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस इनसाइड रीजन के किसी भी पॉइंट पर हम अप्लाई कर सकते हैं इस आउटर चार्ज्ड स्फीयर के कारण। यहां पर आप ध्यान दें कि इस मेथड में जब हम किसी एक सिस्टम के कारण ऊपर पोटेंशियल लिख रहे हैं तो ये मान के लिख रहे हैं कि अदर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो तीनों के कारण इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल लिखा जा रहा है। अब चूंकि तीनों आंसर इनफाइनाइट के रेफरेंस में लिखे गए हैं तो नेट पोटेंशियल को इनके समेशन से बताया जा सकेगा। एक बात यहां पर फाइनली और बताना चाहूंगा कि सेकेंड स्टेप में जो सिग्मा समेशन लगा है, अगर कंप्लीट सरफेस के लिए इसे सॉल्व किया जाए तो R1 कांस्टेंट है जो कि सिग्मा से बाहर आ जाएगा और सिग्मा dq1 सम होने के बाद -q बन जाएगा। सो मैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन R1 से प्रेजेंट करूंगा। यानी अब अगर O पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखा जाए तो उसे होना चाहिए फर्स्ट V, इसे मैं V1 नाम दे रहा हूं। सो नेट पोटेंशियल होना चाहिए V1 प्लस V ड्यू टू इनर सरफेस प्लस V ड्यू टू आउटर सरफेस, और वैल्यूज पुट करने पर यह बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कॉमन टर्म है और इनसाइड टर्म के रूप में हम देखेंगे Q/R माइनस Q/R1 और फाइनली Q/R2। Q को कॉमन लिया जा सकता है और तब ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। सो कुछ इस तरह से पोटेंशियल को दिया जा सकता है सेंटर पॉइंट O पर इस कंप्लीट चार्ज अरेंजमेंट के कारण। यहां पर आप ध्यान दें कि ऐसे सवाल कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में एक ऐसे पॉइंट पर ही पूछे जा सकते हैं जिस पॉइंट के अबाउट ये क्वेश्चन सिमेट्रिक हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर यही क्वेश्चन किसी दूसरे पॉइंट पर पूछा गया होता तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते और उन्हें सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल होता। अगर किसी अनइवन पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया होता तो इस आउटर चार्ज के कारण और इस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल बताना कंफर्टेबल होता, लेकिन इस इनर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसे बता पाना काफी डिफिकल्ट होता। सो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पुट किया जाता है तो वो किसी ऐसे पॉइंट पे ही पूछा जाएगा जिस पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सके। तो इस बात पर ध्यान दें और इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।